नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कई फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। किसान कर रहे थे एमएसपी बढ़ाने की मांग, जिस पर अब जो है बड़ा फैसला ले दिया गया है। एमएसपी बढ़ाई गई है कई फसलों की। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है। एक तरफ किसान लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और वहां पर लाठीचार्ज का भी मामला देखने को मिला था, लेकिन अब जो है केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कई फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। किसान कर रहे थे एमएसपी बढ़ाने की मांग और आखिरकार मांग जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। बड़ी और अहम खबर, कई फसलों की एमएसपी जो है वो बढ़ा दी गई है। बड़ा फैसला लिया गया है। किसान एमएसपी बढ़ाने की मांग करते हुए दिख रहे थे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। कई फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर किसान जो है एमएसपी की मांग करते हुए नजर आ रहे थे और इसी सिलसिले में वे प्रदर्शन भी कर रहे थे, जिसके बाद जो है आखिरकार किसानों की मांग जो है वो मानी गई है। कैबिनेट फैसले में बड़ा फैसला लिया गया है। एमएसपी बढ़ाने की मांग जो कर रहे थे किसान, वो कई फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है। शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, जिस तरीके से किसानों का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था एमएसपी को लेकर और वहां पर लाठीचार्ज भी देखने को मिला था, वहीं अब एक अहम खबर देखी जा सकती है। किसानों की जो मांग है एमएसपी को लेकर वो यहां पर मानी गई है। बिल्कुल बिल्कुल चंदा, बताना चाहेंगे कि जो लगातार किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि कल हरियाणा में जो और झड़प देखी गई, कहीं ना कहीं उसको लेकर किसान नजर आ रहे थे। लाठीचार्ज भी किया, लेकिन साफ तौर से देखा जाए तो किसानों को लेकर अब केंद्र सरकार ने जो बड़ी राहत दी कि एमएसपी बढ़ाई जा सकती है। शिवम, देखा जाए तो एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव है और वैसे में लगातार अगर किसान प्रदर्शन करते हैं तो हो सकता है इसका नतीजा आगामी चुनाव में तमाम पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है और इसका नतीजा भी देखने को मिला। विपक्ष जो है लगातार वार करते हुए नजर आई कि अपनी मांग भी मांगना यहाँ पर गलत है। अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं किसान, तो उन पर भी जो लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए, आपने सही कहा। देखा जाए साफ तौर से बीजेपी 2024 का जो लोकसभा चुनाव किसी हालत में हारना नहीं चाहती है, चाहे वो किसान के मुद्दे हो या विपक्ष के मुद्दे हो। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। कल हरियाणा में भी देखा गया सूर्यमुखी के जो एमएसपी है उसको लेकर बढ़ाया जाए। सूर्यमुखी का जो पौधा उसमें ज्यादा से ज्यादा, इसको लेकर किसानों पर लाठीचार्ज की, क्योंकि जो रणनीति बनाई जा रही थी 2024 को लेकर किसानों की तरफ से बनाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगातार घेरा जाए और विपक्ष लगातार किसानों को सपोर्ट करने में लगे थे। जी चलिए शिवम, बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मध्य प्रदेश, बताते चले मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का आगाज। प्रियंका वाड्रा जबलपुर में पहुंची हैं। 12 जून को चुनावी रैली संबोधित करते हुए नजर आएंगी। चुनावों को लेकर कांग्रेस ने नया रोड मैप बना लिया है। कर्नाटक चुनाव के बाद अब कांग्रेस पूरे जोश में नजर आ रही है। बड़ी और अहम खबर, प्रियंका वाड्रा जबलपुर में 12 जून को चुनावी रैली करती हुई नजर आएंगी। चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया, उसके बाद कांग्रेस में जोश देखा जा रहा है और अब आगामी चुनावों को लेकर तमाम तैयारी में जुटते हुए कांग्रेस पार्टी जो है वो नजर आ रही है और इसी सिलसिले में कांग्रेस ने नया रोड मैप भी अपना तैयार कर लिया है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे जोश में दिख रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का आगाज देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोल्हापुर में व्हाट्सएप स्टेटस से बढ़ा तनाव, औरंगजेब का पोस्टर शेयर किया गया है। व्हाट्सएप स्टेटस के बाद कोल्हापुर में हिंसा भड़की है। हिंदू समुदायों के कार्यक्रम के दौरान यह पथराव हुआ है। दरअसल बताते चले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दो गुटों के बीच व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर भारी विवाद छिड़ गया। विवाद देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देखते देखते दोनों गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि वो हिंसा में तब्दील हो गया। कई लोगों को चोटें भी आई है। बताया जा रहा है कि औरंगजेब को लेकर व्हाट्सएप स्टेटस शेयर किया जाता है। स्टेटस शेयर होने के बाद हिंदू संगठन की तरफ से पुलिस में इसकी शिकायत की गई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए मामला दर्ज किया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।
पुलिस के एक्शन के बाद हिंदू संगठन के लोग महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी महाराज चौक पर इकट्ठा होते हुए दिखाई दिए। देखते देखते आंदोलन उग्र हो जाता है और इससे पहले भी औरंगजेब के समर्थन में नारेबाजी और पोस्टरबाजी हुई है। हिंदू संगठन के लोग द केरला स्टोरी का पोस्टर लेकर निकले जिस पर लव जिहाद भी लिखा है। तो व्हाट्सएप स्टेटस के बाद कोल्हापुर में हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से लोगों में जो है वो आक्रोश देखा जा रहा है। हिंदू संगठन इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो औरंगजेब का पोस्टर शेयर किया गया जिसके बाद जो है वो बवाल बढ़ता हुआ दिखा है। किसानों के प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। किसानों पर पुलिस ने की है लाठीचार्ज, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। पुलिस के लाठीचार्ज से बढ़ेगी एमएसपी की मांग, अब दिल्ली में भी आंदोलन करेंगे किसान, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। दरअसल सूरजमुखी पर एमएसपी की मांग को लेकर हरियाणा के किसान आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। कल कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी को गिरफ्तार कर लिया। चढ़ूनी की गिरफ्तारी से किसान भड़क उठे और कई जिलों में जाम लगा दिया। वहीं आज राकेश टिकैत भी किसानों के समर्थन में करनाल पहुंचे। मोर्चे तो खुले चारों तरफ देश में। रणनीति अभी सब लोग हैं यहाँ पे, कमेटी के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और लाठीचार्ज ठीक होया करे। ये देश में एमएसपी पे पहला लाठीचार्ज है। ये पूरे देश में एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में, जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन एमएस सब जगह जाएंगे। हम क्या यहाँ से वापसी जा रहे हैं, हालचाल भी जानेंगे, उनसे जेल में भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश के चर्चित मंदसौर गोलीकांड की 6वीं बरसी पर 6वीं बरसी पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र शाहबाद में कल भाजपा ने एक बार फिर अपना किसान विरोधी चेहरा दिखाया है। कल जिस बर्बरता के साथ किसान पर लाठीचार्ज हुआ, सरकार ने लाठीचार्ज के आदेश किए, बहुत से किसान जख्मी हैं, सीरियस हैं, 10 किसान एडमिट है अस्पताल में, बहुत से किसानों को हिरासत में लेकर अभी भी लिया हुआ है सरकार द्वारा। उससे कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता भी याद। उधर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से पहलवानों का मुलाकात जारी है। इससे पहले 3 जून यानी कि शनिवार इस मीटिंग के बाद सरकार की ओर से एक बार फिर पहलवानों को उनके मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलावा भेजा गया, लेकिन इससे पहले ही बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक अनुराग ठाकुर से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। पहलवानों के साथ लगातार देखा जाए तो राकेश टिकैत का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के मुद्दे पर यूपी का रुख किया है। दिल्ली एसटीएफ ने ब्रजभूषण के करीबियों से बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद उनके बयानों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। पुलिस अब तक 135 से भी ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। उधर पहलवान लगातार आरोपी ब्रजभूषण को जेल भेजने की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। बीतते वक्त के साथ पहलवानों का मुद्दा अब कई टर्न और ट्विस्ट लेता जा रहा है। पहलवानों को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिसको लेकर बीते दिन अफवाहों का बाजार गर्म रहा। बताया गया कि नाबालिग पीड़िता अपने बयान से पलट गई है, जिसके बाद साक्षी मलिक और बाकी रेसलर्स ने भी अपना आंदोलन वापस लेने की खबरें तूल पकड़ती दिखी। कहा गया कि सभी पहलवानों ने आंदोलन वापस ले लिए हैं। इन खबरों के थोड़ी देर बाद ही महिला पहलवानों ने सामने आकर सफाई दी। साक्षी मलिक ने ट्वीट करके इन खबरों को निराधार बताया। साक्षी ने ट्वीट करते हुए लिखा, यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा।
सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है, कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। साक्षी ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो रेलवे की नौकरी और मेडलों पर लगातार तंज कर रहे थे। साक्षी ने कहा, हमारे मेडलों को 15 रुपए का बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। वहीं अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी एक्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस के एसटीएफ यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण सिंह के गांव विश्रोहरपुर पहुंची। पुलिस ने यहां 12 लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें ब्रजभूषण सिंह के करीबी रिश्तेदार, सुरक्षाकर्मी, परिजन और सहयोगी शामिल हैं। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा बाकी लोगों के नाम, पते और फोन नंबर भी दर्ज किए गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस वापस लौट गई। गौरतलब है कि पुलिस अब तक इस मामले में 130 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की एसआईटी पहले भी इस मामले को लेकर गोंडा में लोगों के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। वह कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान बीजेपी सांसद पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। पिछले लंबे समय से दिल्ली पुलिस की यह जांच जारी है। हालांकि पहलवान लगातार आरोपी को जेल भेजने की मांग पर अड़े हुए हैं। पहलवानों का यह भी आरोप है कि इतने गंभीर आरोप के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। बहरहाल अभी तक इस मामले की तस्वीर कुछ साफ नहीं हो सकी है, क्योंकि पहलवानों के समर्थन में हो रही खाप पंचायतें किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। ऐसे में जितना इस मामले में विलंब हो रहा है, ये मामला उतना ही पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि पहलवान अपने आगे का रुख साफ नहीं कर रही है। हालांकि पहलवान बार बार अपने एकजुट होने और लड़ाई को अंत तक लड़ने की बात बोल रही है। उधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी साफ कर चुके हैं कि पुलिस की चार्जशीट के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। तो जिस तरीके से पहलवान मांग पर अड़े हुए हैं ब्रजभूषण को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर, अब उसको लेकर लगातार जो है खेल मंत्री ने बुलावा भेजा और अब जो मुलाकात जारी है, यानी कि साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया वहां पर पहुंचे हैं, जिसके बाद बातचीत जारी है। लेकिन बाकी देखना है होगा कि जिस तरीके से आगे क्या कुछ इस मुलाकात से निकलकर सामने आता है। वही बताते चले, अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के नोएडा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे और टिफिन पर चर्चा करेंगे। नड्डा पहले उत्तर प्रदेश में इसी तरह की टिफिन बैठक 3 जून को आगरा में करने वाले थे, लेकिन उससे एक दिन पहले शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे पर दुख जताते हुए बीजेपी ने 3 जून को अपने देश भर के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। जब उत्तर प्रदेश में नड्डा का टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम नोएडा के सेक्टर 51 स्थित LPS ग्लोबल स्कूल में रखा गया है। दरअसल केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी के तरफ से देश भर में चलाए जा रहे 1 महीने के विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत ही बीजेपी अध्यक्ष यह टिफिन बैठक कर रही हैं। टिफिन बैठक पर रामगोपाल यादव का तंज देखने को मिला है। संघ का पुराना कार्यक्रम है टिफिन बैठक, ऐसा कहते हुए नजर आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी के टिफिन संवाद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पुराना कार्यक्रम बताया है। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर की राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है, लेकिन सभी का फोकस उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, इसलिए यूपी में बीजेपी समेत अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के नेता खूब पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए टिफिन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत बीजेपी के दिग्गज नेता सांसद विधायक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यह मुलाकात दोपहर के भोजन पर होगी। सब अपना अपना टिफिन लेकर आएंगे और साथ बैठकर भोजन करेंगे। इस तरह नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान होगा और इस दौरान कार्यकर्ताओं से मिलने वाला सीधा फीडबैक चुनाव की रणनीति बनाने में काम आएगा। साथ ही मोदी सरकार और प्रदेश में अगर बीजेपी सरकार है तो वहां की योजनाओं का सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी जानकारी भी नेता ले सकेंगे।
वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस टिफिन संवाद को पुराना पैंतरा बताया और आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर बीजेपी को पटखनी देने की बात कही। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के टिफिन संवाद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पुराना कार्यक्रम बताया। उन्होंने कहा कि सपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा अखिलेश यादव के ब्लड में पॉलिटिक्स है। उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव के सानिध्य में राजनीति को सीखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जनता के साथ दिन और रात संपर्क किया। मेहनत का असर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ा। सरकार नहीं बनाने के बावजूद पार्टी का जनाधार बढ़ा है। वहीं उन्होंने ओपी राजभर का साथ होने की बात भी कही है। अब देखने वाली बात होगी कि राम गोपाल यादव जो दावा कर रही हैं, यह दावा लोकसभा चुनाव के नतीजे में बदल पाता है या बीजेपी फिर एक बार यूपी में अपना परचम लहरा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ गैर बीजेपी दलों के नेताओं का समर्थन मांगने के लिए उनसे मुलाकात कर रही है। अब 7 जून यानी कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लखनऊ पहुंचकर मुलाकात करेंगे। लेकिन ये वही केजरीवाल हैं जो कभी अखिलेश सरकार और मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी कहा करते थे और अब वो उनके मुरीद नजर आ रही हैं। केजरीवाल के बदलते राजनीतिक बयानों पर देखिए यह खास रिपोर्ट। कहते हैं इश्क और सियासत में सब कुछ जायज है और जब बात सियासत की हो तो राजनेता किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। उनके वैचारिक दुश्मन भी सियासी राह में मित्र बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही कहानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल पहले जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बताने से थकते नहीं थे, चुनावी सभाओं में जनता को उन्हें नहीं चुनने की अपील करते थे, लेकिन आज वही केजरीवाल उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, उनसे समर्थन मांगते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए रणनीति पर चर्चा कर रही हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए लाए गए केंद्र के अध्यादेश का विरोध कर रही है और राज्यसभा में इसे कानून बनने से रोकने के लिए गैर बीजेपी दलों का समर्थन मांग रही है। इसके लिए केजरीवाल सभी राज्यों में जाकर विपक्षी दलों के नेताओं से पर्सनली मुलाकात कर रही हैं। इसी कड़ी में अब वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से 7 जून को मुलाकात करने जा रही हैं। बता दें, पहले चुनावी जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने कुछ भ्रष्टाचारी की सूची गिनाई थी, जिसमें उन्होंने अखिलेश के पिता और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पी चिदम्बरम सहित कांग्रेस के नेताओं का नाम भी शामिल था। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं। तरुण। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी केजरीवाल सरकार पर यूपी सरकार से सीखने को लेकर तंज कस चुकी हैं। हमारे मुख्यमंत्री कितने अच्छे थे, सोचिए
यहाँ पर बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड सरकारी कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट हो गया था। वो प्राइवेट कंपनी डूबी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के अधिकारियों को जेल भेज दिया, कंपनी के लोगों को जेल भेज दिया। कम से कम दिल्ली की सरकार को हमारे मुख्यमंत्री जी का काम करने का तरीका सीखना चाहिए। अब यही केजरीवाल अखिलेश शरद पवार का समर्थन मांगने उनके आवास का रुख कर रही हैं। यही नहीं, केजरीवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के लिए समय मांग चुकी हैं और आगामी लोकसभा चुनाव साथ लड़ने पर लामबंद होने की बात कह चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल की बदली राजनीति को ये दल स्वीकार करेंगे। क्या राज्यसभा में यह विपक्षी दल केजरीवाल के साथ खड़े होंगे, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। चलिए यहाँ पर कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सिनेमा पर मजहबी जंग क्यों, देखिए शाम 5:30 बजे सिर्फ सिनेमा पर मजहबी जंग क्यों, देखिए शाम 5:30 बजे सिर्फ टीएनपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। राज्यवर्धन राठौड़ ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाए हैं। वीडियो पोस्ट कर कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए नजर आए। अपहरण के बाद शादी का वीडियो पोस्ट किया है। दरअसल राजस्थान में अपहरण के बाद शादी का मामला बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए एक वीडियो पोस्ट कर किया है, जिसमें लड़की के अपहरण के बाद जबरन शादी की जा रही है। राज्यवर्धन राठौड़ ने लिखा है कि जैसलमेर में युवती का सरेआम अपहरण कर बंजर वीराने में उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ली जाती है। ना कोई पुलिस और ना कोई गिरफ्तारी हुई है। सत्ता के संरक्षण में ऐसी घटनाओं से राजस्थान शर्मसार है। इन सब पर आखिरकार कब लगाम लगेगी? कब तक हमारी बहन बेटियां डर के साए में रहेंगी? राजस्थान चुनाव से पहले जहां एक तरफ सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, वहीं मुद्दों की तलाश बीजेपी ने तेज कर दी है। 24 का रंग बदल रहे हैं सियासी समीकरण। जी हां, युवा जोश के साथ फिर मायावती उतरी हैं। 2024 की रणनीति पर मायावती की नजर देखने को मिल रही है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से रणनीति तैयार होने लगी है। 24 के रन के लिए सियासी समीकरण बदलना शुरू हो गई है। जनाधार खो चुकी बसपा अगले आम चुनाव के लिए फिर एक बार उठ खड़ी हुई है। पिछले हार के घाव को आम चुनाव में जीत के सहारे भरने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए बसपा ने युवाओं का साथ लेना शुरू कर दिया है। बसपा युवा जोश के साथ पार्टी में नई जान फूंकने में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने की कवायद में है। निकाय की जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी नए पुराने कार्यकर्ताओं के साथ अगले चुनाव की रणनीति का खाका तैयार कर रही है। भाजपा युवा जोश के साथ बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने में तैयारी कर रही है। उधर सपा भी अपनी पुरानी रणनीति के सहारे आम चुनाव साधने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन इन सबसे अलग बसपा सुप्रीमो मायावती काफी शांत नजर आ रही है। निकाय चुनाव में भी उनका प्रचार कुछ खास नजर नहीं आया। मायावती के प्रचार रथ पर ब्रेक लगा हुआ है।
पिछले कई चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी मायावती के तेवर अब नरम पड़ गई हैं। लेकिन ऐसी मायावती का हार मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि दलितों की बेटी और यूपी की सीएम रह चुकी मायावती आज भले ही अपना जनाधार खो चुकी है, लेकिन एक वक्त तक सूबे की सियासत में उनका वर्चस्व कायम था। मायावती उन नेताओं में शुमार थी जो राजनीतिक समीकरण और उनकी गुणाभाग की गणित को भली भांति समझती थी। लेकिन 2012 के बाद से ही मायावती का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। जानकारों का तो यह तक कहना है कि मायावती की सियासत यूपी से सिमट चुकी है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के सहारे बसपा को 10 सीटें मिली थी, लेकिन 2022 में बसपा का विधानसभा में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। 403 सीटों वाली विधानसभा में मायावती को मात्र 1 सीट ही मिल पाई थी, लेकिन मायावती एक बार फिर पूरी ताकत जुटाकर 2024 के चुनाव के लिए तैयार हो गई है। मायावती इस बार युवा जोश के साथ नई रणनीति का खाका तैयार कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने युवाओं को जोड़ना भी शुरू कर दिया है। नई रीति नीति के साथ नौजवानों को संगठन के लिए तैयार किया जा रहा है। बसपा ने दोनों हार को भुलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बसपा यह चुनाव अकेले ही लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बार बसपा का मेन फोकस दलित वोट बैंक को लेकर है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे अपने पाले में लाने पर पार्टी का खासा जोर है। पुराने बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, ऐसे में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की लगातार कोशिश है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में भी कुछ युवाओं को जिम्मेदारी देने के निर्देश बसपा प्रमुख ने दिए थे, लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी गई। इसके बाद भी नतीजे पार्टी के मन मुताबिक नहीं आए। ऐसे में इस बार उन खामियों को दूर करते हुए अब युवाओं को बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के निर्देश दिए गए हैं। उनको जिम्मेदारी देने के साथ ही उसका एहसास भी करवाया जाएगा, ताकि पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में जीत दर्ज करने को उतर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।